हेलो दोस्तों, कंपनी लॉ की क्लास में आप सभी का प्यारा सा वेलकम। बहुत सारी क्लासेस हम कर चुके हैं। आज हमारी जो है 10th क्लास है कंपनी लॉ की। इस क्लास में हम चैप्टर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं और अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 टॉकिंग अबाउट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का बताया था मैंने आपको। सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर्स। जो भी कंपनी जो है ऑफर करती है उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी बोलते हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर को। और अलॉटमेंट का मतलब होता है बांटना, किसी को ऑफर करना या किसी को असाइन करना। अलॉटमेंट मींस शेयर का असाइनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अलॉटमेंट। और यहाँ पर एक टेक्निकल फॉर्म में जो है, टेक्निकल कंटेक्स्ट में एक डेफिनेशन दे रखी है कि अलॉटमेंट का मतलब होता है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कि ये जो है, जो अलॉटमेंट का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल कौन सी होती है फ्रेंड्स? जो शेयर अभी तक सेल नहीं हुए हैं। अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल का मतलब जो शेयर अभी तक सेल नहीं हुए हैं उनमें से अलॉटमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। उसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये था सेक्शन 39 जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अलॉटमेंट की डेफिनेशन बताता है। अब अगर हम सब क्लोज 1 पर आए तो सब क्लोज 1 हमें ये कहता है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड अलॉटमेंट इज दैट कि हर सब्सक्राइबर को मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो लेना ही पड़ेगा। हर सब्सक्राइबर को मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। ये हमारा बात करता है सेक्शन 39 का सब क्लोज 1। और अगर हम यहाँ पर दूसरी बात करें सब क्लोज 1 के अंदर ही, तो यहाँ पर ये कहता है कि जो भी सम पेबल होगा ऑन द एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट सो स्टेटेड, यानी जो भी हम यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी करेंगे, जो भी सम पेबल होगा वो कंपनी के द्वारा या तो चेक के द्वारा रिसीव किया जाएगा। जो भी यहाँ पर सम होगा वो या तो चेक के द्वारा रिसीव किया जाएगा या कंपनी ने कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। अदर इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक के जरिए जो भी है उसको हम बोलेंगे, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पर चेक का सम इस तरीके से रिसीव किया जाएगा। वहीं अगर हम सबसेक्शन 2 की बात करें सेक्शन 39 के अंदर, तो ये कहता है क्वांटम ऑफ अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि जो भी सम अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के बदले पे होगा वो या तो चेक या अदर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होगा। तो क्या हमें सारा पे करना पड़ेगा या हम कुछ बाद में भी पे कर सकते हैं? तो दूसरा सबसेक्शन आपका ये डाउट क्लियर करता है, दैट इज कि आपको जो भी अमाउंट पेबल होगा एप्लीकेशन पे शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी। यानी नॉमिनल अमाउंट का मतलब होता है जो भी सिक्योरिटी की फेस वैल्यू है, जो भी सिक्योरिटी की फेस वैल्यू यानी उसका जो है एक्चुअल जो है उसकी कीमत है यहाँ पर, यानी एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है शेयर की, तो वो आपको जो है उसका जो है 5% आपको पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी की फेस वैल्यू की यानी जो एक्चुअल वैल्यू है उसका 5% आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि या फिर कोई भी परसेंटेज, दूसरी बात कह रहा है या कोई भी परसेंटेज यहाँ पर मेंशन की गई है बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा। या तो आप सिक्योरिटी का 5% फेस वैल्यू पे करेंगे। दूसरी बात कह रहा है या कोई भी परसेंटेज मेंशन की गई है किसके द्वारा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा, तो आप उतना पे करेंगे। ये हमें बता रहा है सेक्शन 39 का सब क्लोज 2 हमें ये बता रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर सबसेक्शन 3 हमें क्या बताता है? सेक्शन 39 का सब क्लोज 3 हमें बताता है कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अगर अमाउंट इज नॉट सब्सक्राइब्ड और एप्लीकेशन जो है आपको रिटर्न करनी पड़ रही है। कि जो भी अमाउंट था सिक्योरिटी के बदले वो पर्सन ने क्या है, सब्सक्राइबर ने यहाँ पर पे नहीं किया, अमाउंट जो है आपको रिसीव नहीं हुआ या मिनिमम जो अमाउंट चाहिए था वो नहीं पे किया, तो क्या करना पड़ेगा? रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी का क्या मतलब होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर स्टेटेड अमाउंट जो भी सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेंशन किया गया था अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुआ तो वहां पर एप्लीकेशन रिसीव्ड नहीं होगी विद इन ए 30 डेज। यानी आपने क्या किया, सिक्योरिटी आपने बाय की, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी आपको की, आपको 30 डेज के अंदर अंदर क्या करनी थी, उसकी पेमेंट करनी थी या मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको पे करना था, आपने वो नहीं किया तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ की पर आपकी एप्लीकेशन को रिसीव नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को नॉट रिसीव्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और द अमाउंट रिसीव्ड फॉर एप्लीकेंट शैल बी रिटर्न, या उसने मिनिमम अमाउंट से कम अमाउंट पे किया है तो उसकी एप्लीकेशन क्या कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ये थी हमारी सेक्शन 39 की कंडीशन। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है टाइम पीरियड क्या होगा अगर आप रिटर्न कर रहे हो ऑफ एप्लीकेशन मनी को। तो यहाँ पर देखो जो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट है
प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट का रूल 2014, मैंने पहले भी इसमें डिफरेंस बताया था कि कंपनी में क्या कैसे करना है, वो इस जो है एक्ट को पढ़ के इसके जो रूल्स है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी एक्ट का रूल नंबर 11 का सब क्लॉज 1 हमें ये बताता है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन को रिसीव नहीं करेंगे या एप्लीकेशन को रिटर्न कर देंगे तो विद इन 15 डेज जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ था आप उस अमाउंट को क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे विद इन 15 डेज। 30 डेज का टाइम पीरियड है। अगर पर्सन जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट को पे कर देता है तो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो जाएगी, अदरवाइज एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया जाएगा और 15 डेज के अंदर अंदर आपको उसका अमाउंट जो है रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर आप डिफॉल्ट करते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी में, यदि आप डिफॉल्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो डिफॉल्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भी डायरेक्टर है, ऑफिसर है या जो भी रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर 3 अथॉरिटी दे रखी है। मान लो डायरेक्टर है, यहाँ पर दूसरी अथॉरिटी दे रखा है, यहाँ पर कोई भी अदर ऑफिसर है या जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको जो है ज्वाइंटली, या तो ज्वाइंटली, क्योंकि ज्वाइंटली का मतलब है अगर सारे रिस्पॉन्सिबल है, या फिर सेवरेबली, सेवरेबली का मतलब क्या हो गया, या फिर किसी अकेले का डिफॉल्ट है तो उसको जो है 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस सब्सक्राइबर को। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ पर। और सोर्स क्या होगा रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी का, आप कैसे सोर्स जो है एप्लीकेशन मनी है उसको कैसे आप रिटर्न करेंगे, तो ओनली बैंक के थ्रू आप एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करेंगे, ओनली बैंक के थ्रू आप एप्लीकेशन मनी को यहाँ पर रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये सोर्स है आपका रिटर्न का। और अब यहाँ पर आ जाता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने समझा अलॉटमेंट होता क्या है, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, फिर आपको जो है चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप फेस वैल्यू नहीं पे करते 30 डेज के अंदर तो एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आप जो है 15% पर एनम के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और जो एप्लीकेशन मनी होगी वो ओनली बैंक के थ्रू होगी। अब यहाँ पर कह रहा है अगर आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट करना हो, यानी जो सिक्योरिटी आपने अलॉट की थी वही आपको जो है रिटर्न करना हो, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि व्हेनेवर ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जब भी कंपनी क्या करती है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी करती है तो उसको जो है फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन मैनर। अब कंपनी अगर यहाँ पर अलॉटमेंट को रिटर्न करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब क्लॉज 4 हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या करेगा, फाइल करेगा रजिस्ट्रार के पास कि हम जो है ये जो अलॉटमेंट है इसको रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, फिर जो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटी रूल्स 2014 है उसके रूल नंबर 12 के सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी जो है फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए, जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए फाइल करेगी उसके लिए उसका फोन नंबर क्या होगा, PAS 3 यहाँ पर, और विद इन 30 डेज का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पर PAS का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर्म नंबर 3 के अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रार के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए फाइल करेंगे। 30 डेज का आपके पास टाइम पीरियड है, प्लस आपको यहाँ पर फीस भी पे करनी पड़ेगी। ऑलवेज जब भी आप रजिस्ट्रार के पास कोई भी एप्लीकेशन लगाएंगे वो फीस पे करनी पड़ेगी आपको। और साथ ही साथ इसी फॉर्म के साथ साथ आप ड्यूली सर्टिफाइड बाय द सिग्नेटरी ऑफ द फॉर्म भी लगाएंगे कि आपने जो है इस फॉर्म की सर्टिफिकेशन का, कि जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी, सर्टिफिकेट भी लगाएंगे कि जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी आपने उसको फुलफिल किया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप सिग्नेटरी सर्टिफिकेट यहाँ पर साइन करके कि मैंने इस फॉर्म की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है, ये सर्टिफिकेट भी लगाएंगे आप। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि इन केस शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि आपने किसी को अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी की, फिर आपने कहा कि हम इसके बदले आपको कैश देंगे या कोई भी प्रॉफिट होगा जिस फॉर्म में होगा वो देंगे। अगर कैश की बात हुई है तो ठीक, अदरवाइज आपने कंसिडरेशन में किसी और चीज का नाम कह दिया कि हम आपको कंसिडरेशन के बदले कैश की बजाय कुछ और देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करने पड़ेंगे किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। और वो डॉक्यूमेंट क्या है, अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम आपको अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के कंसिडरेशन में अदर देन कैश देंगे, ड्यूली स्टैम्प होना चाहिए, परस्यूएंट टू विच द सिक्योरिटी हैव बीन अलॉटेड, यानी वहां पर जिस सिक्योरिटी के बदले आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देंगे आप, और वो क्या है, ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा कि यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफ रिलेटिंग टू एनी प्रॉपर्टी और एन एसेट और ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और अदर कंसिडरेशन, या आपने अलॉटमेंट
अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी की है प्रॉपर्टी के बदले कि हम आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी देंगे, या फिर किसी एसेट्स की बात किया, ऐसा कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट भी आप अटैच करेंगे किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, जब आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लगाएंगे। तो ये थी रिक्वायरमेंट सेक्शन 39 की। रूल यहाँ पर ये वाला जो रूल है, ये हम रूल 12 का सब+2 पढ़ रहे थे, ये रूल 12 का सब+3 है हमारे पास। और उसके बाद ये कह रहा है रूल 4 हमें क्या कह रहा है, रूल 12 ये हम प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट का रूल 12 सब+4 हमें ये बता रहा है, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट रेफर किया गया है, जो हमने ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि आपने अदर देन कैश के बदले कोई कंसिडरेशन रखी या प्रॉपर्टी या एसेट देंगे, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर राइटिंग में नहीं हुआ है तो कंपनी क्या करेगी, जिस भी फॉर्म में हुआ है उसकी सारी डिटेल फर्निश करेगी। इफ इट इज नॉट रिड्यूस इन राइटिंग देन कंपनी क्या करेगी, चल फर्निश करेगी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के जो पर्टिकुलर्स हैं, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कहां पर करेगी, स्टैम्प्ड विद स्टैम्प ड्यूटी के साथ, स्टैम्प्ड पेपर पे स्टैम्प ड्यूटी के साथ वो क्या करेगी, यहाँ पर फाइल करेगी। किसको, यहाँ पर रजिस्ट्रार को ये सारा जो है डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। उसके बाद रूल 12 का सब+5 हमें ये बताता है कि रिपोर्ट ऑफ ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द कंसिडरेशन, यानी जिस भी वैल्यूअर के साथ आपने कंसिडरेशन की है उस वैल्यूअर की रिपोर्ट भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि कौन सा वैल्यूअर था जिसके साथ आपने ये कंसिडरेशन वाला कॉन्टेक्ट किया, तो रिपोर्ट ऑफ वैल्यूअर भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है अटैचमेंट टू फॉर्म PS3 इन केस शेयर इशूड इन परजुएंस ऑफ द सेक्शन 62 का सब+1, यानी कंपनी अगर आपने मान लो कंपनी जो है उसने क्या किया है, इन द केस ऑफ शेयर इशू किए हैं by a company other than a listing company whose equity share convertible preference share are listed on any recognized stock, यानी अगर जो है कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी की है कंसिडरेशन के बदले, वो उसने ऐसी कंपनी के द्वारा की है जो कंपनी लिस्टेड है, कहां पर लिस्टेड है, स्टॉक एंड एक्सचेंज मार्केट में, स्टॉक एंड एक्सचेंज मार्केट में अगर वो लिस्टिंग है तो वहां पर वैल्यूअर की जो है यहाँ पर रिपोर्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी लिस्टेड है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले कंसिडरेशन ले रहे हैं तो आपको वहां पर वैल्यूअर की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ सेक्शन 39 का सब+5 हमें बताता है कि यदि मान लो डिफॉल्ट किया आपने सबसेक्शन 3 या सबसेक्शन 4 में, यानी जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको फिल करने के लिए कहा है कि एप्लीकेशन आप रिसीव नहीं करेंगे या एप्लीकेशन को रिटर्न करेंगे या 15 डेज का टाइम पीरियड है, तो अगर आप इन सबसेक्शन 3 या 4 में कोई भी डिफॉल्ट करते हैं तो यहाँ पर कंपनी क्या है, कंपनी यहाँ पर लाइबल होगी 1000 रुपीज ईच डे से लेकर मैक्सिमम यहाँ पर 1 लाख तक की पेनल्टी लगेगी कंपनी के पास अगर वो सबसेक्शन 3 एंड 4 को फुलफिल नहीं करती है। तो ये था सेक्शन 39 हमारा। अब हम सेक्शन 40 पे स्विच कर रहे हैं। तो सेक्शन 40 हमारा क्या कहता है कि सिक्योरिटी टू बी डील विद इन स्टॉक एंड एक्सचेंज। यहाँ पर सेक्शन 40 की बात हम कर रहे हैं। सेक्शन 40 हमें क्या कहता है, सेक्शन 40 यहाँ पर कहता है कि फिलिंग ऑन एन एप्लीकेशन विद रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जब भी आप पब्लिक ऑफर करेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, जब भी शेयर एंड डिबेंचर के लिए आप कोई भी पब्लिक ऑफर करेंगे तो हर कंपनी एक एप्लीकेशन लगाएगी वन और मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, किस चीज के लिए, ऑब्टेन द परमिशन फॉर सिक्योरिटी टू बी डील्ड विद इन सच स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। यानी जब भी आप कोई भी पब्लिक ऑफर करेंगे किसी भी सिक्योरिटी के लिए, जब भी आपको पब्लिक ऑफर करना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एप्लीकेशन लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज में लगाएंगे। किस चीज के लिए लगाएंगे, परमिशन के लिए लगाएंगे कि आप जो है उनके शेयर्स को जो है उनके शेयर्स के लिए अपने यहाँ से जो है उनको रिकॉग्नाइज करें, ताकि ये पता चले कि ये शेयर जो है ये स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड वाली ऑर्गेनाइजेशन से जो है रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है, इसमें रिस्क नहीं होगा। दूसरी बात, प्रोस्पेक्टस टू स्टेट नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जैसे ही आपको इस स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन मिल जाएगी, आप उस परमिशन को, उस अप्रूवल को कहाँ मेंशन करेंगे, प्रोस्पेक्टस में मेंशन करेंगे नेम का, उस स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड का नेम मेंशन करेंगे प्रोस्पेक्टस के अंदर, ताकि सब्सक्राइबर को पता चले कि ये जो कंपनी है कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है। तीसरी बात, आप क्या करेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तीसरा सब क्लोज कह रहा है कि आप जो है ये पब्लिक ऑफर करेंगे इस स्टॉक एंड एक्सचेंज के लिए, जो भी मनी रिसीव्ड होगी आपको उसके लिए आप एक सेपरेट बैंक यहाँ पर मेंटेन करेंगे, उसकी
मनी के लिए सेपरेट जो है यहाँ पर बैंक मेंटेन करेंगे। ठीक है, जो भी टाइम यहाँ पर सेपरेट बैंक, जो भी शेड्यूल बैंक होगा, फिर आप उसको अनलिस्टेड नहीं करेंगे किसी भी और पर्पस के लिए, उसको फिर आप किसी भी और पर्पस के लिए अनलिस्टेड नहीं करेंगे, जैसे एडजस्टमेंट करने के लिए अगेंस्ट द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी या रीपेमेंट ऑफ मनी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। जो कंपनी ने जिस बैंक को जिस भी पेमेंट के लिए यहाँ पर बनाया है वो उसी पर्पस के लिए काम होगा, उससे आप और कोई काम यहाँ पर नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर फोर्थ सब क्लोज आपको क्या कहता है सेक्शन 40 का, ये कहता है कंडीशन परपोर्टिंग टू वेव कंप्लायंस शैल बी वॉइड, कि कोई भी कंडीशन परपोर्टिंग टू रिक्वायर और बाइंड एनी एप्लीकेंट फॉर सिक्योरिटी टू वेव कंप्लायंस, यानी कोई भी आपने ऐसी शर्त लगाई है जिसमें आप सब्सक्राइबर को यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाउंड कर रहे हो, सब्सक्राइबर को आप बाउंड कर रहे हो कि वो कोई भी स्टैट्यूटरी जो है रिक्वायरमेंट को कंप्लायंस ना करे और या फिर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना छोड़ दे, तो ऐसी इस चीज के लिए अगर आप उसको बाइंड करते हैं, मजबूर करते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा, उसको जो है डील नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सेक्शन 40 के अंदर सब क्लॉज 5 भी आपको यहाँ पर बताता है पनिशमेंट की, अगर आप कोई भी कंडीशन जो रिक्वायर्ड है आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं उन प्रोविजन के साथ, तो आपको यहाँ पर कंपनी को जो है पनिशेबल होगी फाइन के साथ। यहाँ पर कंपनी को 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। अगर कंपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करती तो उसको 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर कोई भी ऑफिसर डिफॉल्ट करता है तो ऑफिसर को भी यहाँ पर पनिशमेंट होगी, जो कि 25,000 से लेकर 25,000 रुपीज से लेकर जो है यहाँ पर 3 लाख तक की उसको पनिशमेंट दे रखी है, जिसको ऑफिसर के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है सेक्शन 40 का सब क्लोज 5। साथ ही साथ यहाँ पर सब क्लोज 6 यहाँ पर कहता है पेमेंट ऑफ कमीशन की बात करता है। अब ये कमीशन किस बात की हो रही है, पेमेंट ऑफ कमीशन, किसको कमीशन दी जाती है। तो फ्रेंड, जब भी कंपनी कोई भी एजेंट कोई भी ब्रोकर हायर करती है कि आप हमारे लिए इन्वेस्टर लेकर आइए हमारी कंपनी के लिए और हम आपको यहाँ पर कमीशन देंगे, तो वो जो है कमीशन के लिए आपको प्रोस्पेक्टस एंड सिक्योरिटी एक्ट का रूल 13 पढ़ना पड़ेगा। रूल 13 हमें ये कहता है कि जो भी यहाँ पर कमीशन होगी वो कैसे दी जाएगी, वो एक तो वो दी जाएगी या तो कंपनी क्या करेगी, कमीशन के बदले उसको उस पर्सन को शेयर या डिबेंचर इशू कर देगी। ठीक है, कैश देने की बजाय कमीशन के बदले उसको शेयर या डिबेंचर इशू कर देगी, या फिर अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो उसको दे देगी, और दोनों भी दे सकती है। ये था सेक्शन 40। और ये जो पेमेंट ऑफ कमीशन होगी ना, ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगी, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम मेंशन करते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी। और अगर कंपनी को कोई भी ब्रोकर या कोई भी एजेंट या कोई भी मर्चेंट हायर करना है तो वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा कि अगर कंपनी किसी को हायर करती है तो वो उसको इतनी यहाँ पर कमीशन दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और वर्ड यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स कि डिस्क्लोजर ऑफ द पर्टिकुलर इन प्रोस्पेक्टस रिगार्डिंग अंडर राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर राइटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी के अंदर कौन से पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्क्लोज किए जाएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप अंडर राइटर का मतलब समझिए। अंडर राइटर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो कहता है कि अगर पब्लिक आपकी सिक्योरिटी नहीं खरीदेगी, पब्लिक आपके शेयर एंड डिबेंचर नहीं खरीदेगी, तो वो खुद खरीद लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटर बोलते हैं। किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, कि अगर कोई भी पब्लिक यहाँ पर समझिए, अंडर राइटर का मतलब होता है कि अगर पब्लिक आपके, वो व्यक्ति, यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, पर्सन कह रहा है कि अगर पब्लिक आपकी सिक्योरिटी को परचेज नहीं करती, पब्लिक नॉट परचेज योर सिक्योरिटी, देन वो क्या कर लेगा, ये पर्सन क्या कर लेगा, बाय कर लेगा आपकी सिक्योरिटी को। तो ये होता है अंडर राइटर। ये भी उसको जो है कंपनी को जो है प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा कि नेम ऑफ अंडर राइटर, ऐसा कौन सा पर्सन है जो आप इस बात की अकाउंटेबिलिटी ले रहा है कि पब्लिक नहीं खरीदेगी तो मैं खरीदूंगा। दूसरा, रेट एंड अमाउंट ऑफ कमीशन, इस अंडर राइटर को क्या रेट एंड अमाउंट दिया जाएगा, क्योंकि ये आपके रिस्क को होने से पहले ही कवर कर रहा है। रेट और कमीशन भी इसका मेंशन किया जाएगा, कहां पर, प्रोस्पेक्टस के अंदर। और तीसरी बात, नंबर ऑफ सिक्योरिटी भी मेंशन की जाएगी कि कितनी सिक्योरिटी तक की इसकी लिमिट है, ये जो है कह रहा है कि मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, ये सब होगी बात। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी पेमेंट होगी, इसकी जो कमीशन होगी अंडर राइटर की, इस कमीशन की कॉपी भी किसको दी जाएगी, रजिस्ट्रार को दी जाएगी। मतलब रजिस्ट्रार को कंपनी की एक एक बात का पता होना चाहिए। ये हमारा सेक्शन जो है 40 के अंदर हम पढ़ रहे थे। अब आ जाइए सेक्शन 41 के ऊपर।
सेक्शन 41 वेरी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टिपिकल टेक्निकल भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इजीली तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखो सेक्शन 41 हमारी जो बात करता है, ये बात करता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ समझिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब होता है कि शेयर का जो भी शेयर है, यानी जो भी इंडियन शेयर है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंडिया की कोई कंपनी है, उसके अगर शेयर है, उसका रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट होता है, रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अभी इसको समझिए, इसके अंदर ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड देखो, जैसे इंडिया की मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, अब उसने इंडिया में अपनी सिक्योरिटी को इशू किया, शेयर्स जारी किए, डिवेंचर जारी किए, वहां पे उसके सब्सक्राइबर बन गए। अगर इंडियन कंपनी चाहती है कि फॉरेनर भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो ये एक ना डिपॉजिटरी बैंक होता है। क्या होता है, डिपॉजिटरी बैंक होता है जो है, सब इंडिया में तो है भी नहीं, और कुछ जगह पे ये होता है, जैसे यूएसए में है डिपॉजिटरी बैंक, तो ये डिपॉजिटरी बैंक होता है यूएसए में। क्या होता है, इंडिया में जैसे हम लोग सिक्योरिटी या लोग जो है शेयर्स खरीदते हैं ना, तो जो फॉरेन होता है ना, फॉरेन में लोग की कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं जीडीआर में, यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडियन कंपनी क्या करती है, इस बैंक को कहती है कि हमारे जो भी शेयर्स हैं, हमारे जो भी शेयर हैं, उसके बदले हमें जीडीआर इशू कर दीजिए, हमें भी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है इशू कर दीजिए, ताकि जब फॉरेनर जो है, फॉरेनर जब इस जीडीआर में इन्वेस्ट करे तो इसका इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको हो, इंडिया की कंपनी को भी हो, इंडिया की कंपनी को हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब होता है शेयर का रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट, यानी हमारे शेयर को जो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज जीडीआर, जो कि फॉरेन में होती है, फॉरेन के लोग जीडीआर में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इंडियन कंपनी अपने शेयर के बदले जीडीआर इशू करा लेती है, कहां से, डिपॉजिटरी बैंक से। ठीक है, और जिससे जो है फॉरेनर जब जीडीआर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको हो जाता है, इंडिया की कंपनी को हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रहे, कंपनी इशू कब करेगी, यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट कंपनी तभी इशू करेगी सबसे पहले इसके लिए, यानी ये हमें जो है जीडीआर हमें इशू करानी है, जीडीआर जारी करने के लिए हमें जो है कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। कंपनी का कोई भी पर्सन यहाँ पर आर्बिट्रेरी या मनमाने तरीके से खुद डिसीजन नहीं ले सकता, स्पेशल रेजोल्यूशन या जनरल मीटिंग में ये वाला जो है मैटर इसको पास कराना पड़ेगा, इस रूल को, तब यहाँ पर जनरल मीटिंग में, उसके बाद जो है हम इस अपने शेयर्स के बदले जीडीआर इशू करा सकते हैं, ये हमें कहता है सेक्शन 41। साथ ही साथ यहाँ पर मैनर एंड फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही हमारे शेयर जो है जीडीआर में इशू हो जाएंगे, उसके बाद डिपॉजिटरी रिसिप्ट को दो तरीके से इशू किया जा सकता है। एक तो पब्लिक ऑफर के जरिए, यानी जनरल ऑफर जिसको बोलते हैं, पब्लिक एट लार्ज पर किसी भी को भी कह दिया हमने, कोई भी यहाँ पर जो है इसमें डिपॉजिटरी रिसिप्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, जब भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, वहां पर जो कंपनी ऑफर या इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इशू ऑफ सिक्योरिटी किसी सिलेक्टेड पर्सन को देती है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जो ऑफर होता है या इन्विटेशन होता है किसका, सिक्योरिटी का, शेयर इशू करने का या सिक्योरिटी इशू करने का, वो किसको देती है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देती है। अब ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन कौन होते हैं, ये जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, इनको जो है कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन से या जनरल मीटिंग के अंदर, स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर जनरल मीटिंग के अंदर क्या करेगी, इनको जनरल मीटिंग के अंदर इनको जो है आइडेंटिफाइड करेगी, और इनको जो है आइडेंटिफाइड बायर भी कहा जाएगा, इनको आइडेंटिफाई करेगी, इनको आइडेंटिफाइड बायर भी कहा जाएगा। और ये जो आइडेंटिफाइड बायर होंगे ना, ये कौन कौन हो सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले ये जो आइडेंटिफाइड बायर हैं, ये 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब नॉट ग्रेटर देन 200 पीपल, यानी 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरी बात जो यहाँ पर ये है आइडेंटिफाइड बायर के अंदर, दूसरी बात, इनको जो है बोर्ड ने जो स्पेशल या जनरल मीटिंग से आइडेंटिफाई किया होगा, किसने, बोर्ड ने। अब ये कौन से हो सकते हैं आइडेंटिफाइड बायर, कौन से होते हैं, आइडेंटिफाइड बायर का मतलब है कि जो लोग बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी बात, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यहाँ पर टर्म्स दे रखे हैं, क्वालिफाइड बायर जो होंगे वो हो सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है कंपनी के एम्प्लॉय को भी सेक्शन 62 का क्लोज 1 उसका सब क्लोज बी के अंदर एक स्कीम दे रखी है। उस स्कीम में ये कहा गया है कि कंपनी के मेंबर को भी ऑफर की जा सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट।
तो चाहो तो कंपनी के मेंबर को भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट इशू कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर कह रहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं ये शुरू होंगी इंडिविजुअली फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी के लिए। हर तरह की सिक्योरिटी, भले ही वो इक्विटी शेयर सिक्योरिटी हो, भले ही प्रेफरेंस सिक्योरिटी हो, इक्विटी सिक्योरिटी, प्रेफरेंस सिक्योरिटी, किसी भी तरह की सिक्योरिटी हो, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में ये सब रिस्ट्रिक्शन की 200 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्वालिफाइड मेंबर होने चाहिए, जो कंपनी के लोगों को भी जो है यहाँ पर ऑफर की जा सकती है, उनसे उन पे जो है ये अप्लाई होंगी। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर ही हम ये समझते हैं कि कब क्या जो प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी ने स्टार्ट की, प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर या इन्विटेशन दिया, क्या वो पब्लिक भी बन सकता है? तो यस फ्रेंड्स, ये वाला जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ये पब्लिक भी बन जाएगा। उसकी क्या क्या कंडीशन है, कब ये ऑफर पब्लिक ऑफर बन जाएगा? तो उसकी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि देखो यहाँ पर दे रखा है कि सेक्शन 42 का सब क्लोज 3 हमें ये बताता है कि कब ये प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक ऑफर बन जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि जैसे ही कंपनी मान लो कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, किसी भी तरह की हो सकती है, वो अलॉट करती है या इनवाइट करती है सब्सक्रिप्शन के लिए। दूसरी बात यहाँ पर या अलॉट करती है या एंटर होती है इनटू एग्रीमेंट टू अलॉट के अंदर। तीसरी बात यहाँ पर भले ही उसको पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी रिसीव्ड हुई है या नहीं, इन सबको छोड़कर जैसे ही 200 से ज्यादा मेंबर को ये ऑफर जो है यहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा, ये ऑफर इशू कर दिया जाएगा, जैसे ही 200 से ज्यादा मेंबर को अगर ऑफर इशू किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, हमारा पब्लिक ऑफर बन जाएगा। जैसे ही 200 से ग्रेटर मेंबर को ऑफर इशू, देन ये क्या बन जाएगा, पब्लिक ऑफर बन जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब आ जाइए यहाँ पर कि मैनर क्या होगा, किस तरीके से हम जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर को या इसकी एप्लीकेशन को कैसे हम यहाँ पर इशू करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड पर्सन होंगे जिनको आइडेंटिफाइड बायर कहा गया है, जैसे ही उनको जो है कंपनी क्या करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट इशू करेगी, तो वहां पर उस पर्सन का नेम देखेगी और उसका एड्रेस देखेगी। जिस पर्सन का नेम एंड एड्रेस मेंशन होगा उन आइडेंटिफाइड बायर में, उनको जो है ये जो है कंपनी क्या करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट इशू कर देगी। दूसरी बात, उसके अंदर क्या होगा, जो इनको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा इस पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स होंगे ऑफ ऑफर के, इंक्लूडिंग द डेट ऑफ पासिंग द बोर्ड रिजोल्यूशन, कि किस दिन बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया कि ये सब जो है हमारे आइडेंटिफाइड बायर हैं जिनको हम प्राइवेट प्लेसमेंट इशू करेंगे। दूसरी बात, किस तरह की सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है और प्राइस क्या है, यानी सिक्योरिटी की टाइप एंड प्राइस क्या है, ये सब भी मेंशन होगा उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तीसरी बात यहाँ पर क्या दे रखी है कि बेसिस ऑफ और जस्टिफिकेशन फॉर प्राइस, कि कोई भी आपने प्राइस जो दिया है उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है या नहीं, प्रीमियम इंक्लूड है या नहीं, आप उसकी जस्टिफिकेशन भी देंगे किसके अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उसकी जस्टिफिकेशन भी देंगे जब भी आप किसी को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करेंगे। उसके बाद जो नेम है, एड्रेस है, वो भी जाएगा उस पर्सन का। उसके बाद अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड टू रेज, कंपनी इन सिक्योरिटी के बदले कितना अमाउंट रेज करना चाहती है वो भी वहां पर मेंशन होगा उस फॉर्म के अंदर। एंड लास्ट थिंग दैट इज यहाँ पर मटेरियल टर्म ऑफ रेजिंग सच सिक्योरिटी, जो भी मटेरियल टर्म होंगी कि ये कोई भी वैल्यू है, कोई भी सिक्योरिटी है, कोई भी वैल्यू जो कैपिटल रेज की जा रही है उससे रिलेटेड सभी मटेरियल टर्म, मतलब मटेरियल टर्म्स का मतलब है और भी चीजें जो इन सबसे जो है रिलेट करती होंगी, उन सबको मेंशन किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। और जैसे ही ये फॉर्म यहाँ पर इनको एप्लीकेशन फॉर्म जो है इशू कर दिया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, जैसे ही आइडेंटिफाइड बायर का रिजोल्यूशन पास होगा तो कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन किसके पास जाएगी, ये तो सबको याद हो ही गया होगा कि ये सब किसके पास जाएगी, रजिस्ट्रार के पास जाएगी कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, कि इस रिजोल्यूशन में हमने इनको आइडेंटिफाई किया है, ये फॉर्म के पर्टिकुलर्स हैं, उस सब की किसके पास चली जाएगी कॉपी, यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास जाएगी। और इस प्राइवेट प्लेसमेंट को हम ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, यहाँ पर इनको एप्लीकेशन लेटर के अंदर ही सारी चीजें दे रखी हैं, इसलिए ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर इसको बोला जाएगा। साथ ही यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा इसका वो PAS फॉर्म नंबर 4 होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान रख लेना किस चीज का है, प्राइवेट प्लेसमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम ऑफर कम एप्लीकेशन बोलते हैं। ये PAS 4 नाम का परफॉर्मा होगा, इसके अंदर सीरियली नंबर किया जाएगा, इन सब चीजों को सीरियली
नंबर किया जाएगा जो भी इसके पर्टिकुलर है, हर पर्सन का जो एड्रेस है स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा, और हर किसी पर्सन को कैसे भेजा जाएगा, या तो राइटिंग में भेजा जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए हमने एक टर्म यूज की थी, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और ये जो है 30 डेज के अंदर अंदर जैसे ही इन पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, इनका नेम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, 30 डेज के अंदर अंदर इनको जो है ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर जो है भेज दिया जाएगा। और पूरे रिकॉर्ड को, इसका जो है कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, इस सब सारे रिकॉर्ड को क्या करेगी कंपनी, मेंटेन करेगी। क्या करेगी कंपनी, इन सबको पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। ये भी एक रिक्वायरमेंट है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर की। और किस तरीके से मेंटेन करेगी, मेंटेन करने का जो परफॉर्मा होगा, दैट इज PAS फॉर्म नंबर 5, मेंटेन करने का परफॉर्मा, इस फॉर्म में जो है उस रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। और जो भी पर्सन आइडेंटिफाई होगा जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट और एप्लीकेशन कम लेटर मिल गया है, अगर वो विलिंग है सब्सक्राइब करने के, तो वो अप्लाई कर सकता है उसी लेटर के थ्रू विद सब्सक्रिप्शन मनी, यानी उसी लेटर के साथ साथ मनी को सेंड करके वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है लिमिट ऑन फ्रेश ऑफर, इसी का ही, यानी जो हम सेक्शन 42 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 42 का ही सब क्लॉज 5 हमें ये बताता है कि कोई भी फ्रेश ऑफर या इनविटेशन इस सेक्शन में नहीं दिया जाएगा जब तक अलॉटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफर और इनविटेशन अर्ली कंप्लीट ना हो। हमने क्या किया, यहाँ से 200 मेंबर को जो है ये अलॉटमेंट की, ठीक है। अब इसका जो प्रोसीजर है 30 डेज का लिमिटेशन पीरियड है, इस दौरान कोई भी, सब सेक्शन 5 कहता है नो फ्रेश ऑफर, कोई भी ऑफर नहीं दिया जाएगा जब तक ये कंप्लीट ना हो। हाँ, इनमें से अगर कोई मेंबर अपना विड्रॉ कर लेता है या कैंसिल करा लेता है या फिर जो है अबेंडन कर देता है, तो कंपनी कोई फ्रेश ऑफर इश्यू कर सकती है, क्योंकि 200 लोगों को पूरा करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है कि प्रोविजो दे रखा है, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन, ए कंपनी किसी भी टाइम मोर देन 1 इशू ऑफ सिक्योरिटी टू सच क्लास ऑफ, यानी कंपनी चाहे तो एक ही पर्सन को एक से ज्यादा सिक्योरिटी इशू कर सकती है। जैसे मान लो 200 मेंबर को सिक्योरिटी इशू करनी है, हमारे पास 199 मेंबर हुए हैं, तो एक मेंबर को डबल देकर 200 सिक्योरिटी का जो है यहाँ पर टास्क कंप्लीट कर सकती है। टाइम लिमिट क्या होगा, जैसे ही कंपनी ऑफर और इनविटेशन करेगी यहाँ पर, उसके बाद 30 डेज के अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सब्सक्रिप्शन मनी वापस भेजेंगे, उसके 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी क्या कर देगी, उनको सिक्योरिटी अलॉट कर देगी। सबसेक्शन 6 कहता है 60 डेज के अंदर कंपनी यहाँ पर अलॉट कर देगी। सारा पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, जो भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मनी आएगी सेपरेट बैंक के अंदर जो है ये सारा पैसा रखा जाएगा, जो शेड्यूल्ड बैंक होगा, यानी पहले से ही तय होगा, और उसको किसी और पर्पस के लिए, यानी एडजस्टमेंट अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए या फिर रीपेमेंट ऑफ मनी के लिए यूज नहीं किया जाएगा। वहीं सेक्शन 7 प्रोहिबिशन लगाता है पब्लिक एडवर्टीजमेंट पर, कोई भी कंपनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी यूटिलाइज एनी मीडिया मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अबाउट द इशू अंडर, यानी पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कोई भी, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कोई भी पब्लिक नोटिस यहाँ पर एडवर्टीजमेंट वगैरह इशू नहीं किया जाएगा। उसके बाद सब क्लोज 8 हमें ये बता रहा है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जैसे हमने अलॉटमेंट को यहाँ पर फिल किया था PAS 3 के अंदर, उसी तरह से रिटर्न के लिए भी आपको वही फॉर्म भरना होगा, और यहाँ पर शैल बी फाइल्ड करना होगा रजिस्ट्रार के पास 15 दिन के अंदर। यानी आपको अगर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट करनी है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए आपके पास फॉर्म नंबर है PAS यहाँ पर 3, और आपको 15 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की एप्लीकेशन, और उसके अंदर पूरा नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए सिक्योरिटी होल्डर की, यानी पूरी डिटेल होनी चाहिए किस तरह की उसने सिक्योरिटी ली, यानी इक्विटी शेयर लिए या प्रेफरेंस शेयर लिए, डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या था, नॉमिनल वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू क्या थी सिक्योरिटी की, वो सब उसको मेंशन करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के अंदर अगर कोई भी यहाँ पर डायरेक्टर है, ऑफिसर है, कोई भी अगर यहाँ पर डिफॉल्ट करता है तो वहां पर उसको पनिश किया जाएगा। अब पनिश करने के लिए ये तो सेक्शन 9 तो हमें कहता है अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो उसको पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है, डिफॉल्ट के बदले क्या मिलेगा, आपको पेनल्टी मिलेगी। लेकिन सबसेक्शन 10 आपको बताता है क्या पेनल्टी मिलेगी, तो यहाँ दे रखा है अगर प्रोमोटर्स और डायरेक्टर, प्रमोटर्स या फिर डायरेक्टर अगर यहाँ पर डिफॉल्ट करते हैं तो उनको जो भी अमाउंट रेज किया गया था प्राइवेट प्लेसमेंट के दौरान, प्राइवेट प्लेसमेंट से जो भी अमाउंट रेज किया गया था उतने का फाइन लगेगा, यानी अमाउंट रेज वो फाइन होगा। यहाँ पर फाइन दे रखा है जो भी अमाउंट रेज किया जाएगा उस प्लेसमेंट के बदले। दूसरा यहाँ पर 2 करोड़ रुपीज,
यानी जो अमाउंट रेज है या फिर 2 करोड़ है, दोनों में से जो भी लोअर है, लोअर अमाउंट यहाँ पर जो है फाइन लगेगा। वही अगर कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी को यहाँ पर रिफंड करना पड़ेगा जितनी भी मनी अलोंग विद इंटरेस्ट टू द सब्सक्राइबर 30 डेज ऑफ द ऑर्डर के। जैसे ही यहाँ पर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देता है कि कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर, तो 30 डेज के अंदर सब्सक्राइबर का जितना भी पैसा था प्लस उसके साथ जो भी इंटरेस्ट उसके पे बनता है वो सब कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। ये समझ में आ गई बात फ्रेंड्स। ये था हमारा चैप्टर 3 ऑफ कंपनी लॉ। कल चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।